अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर तारीख के उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला आने वाली दहाइयों की समत मुतय्यन कर सकता है। सिफारतकारी, ताकत, मईशत और अना, ये सब एक दूसरे में इस तरह गुत्थम गुत्था हो चुके हैं कि हकीकत और बयानिए में फ़र्क करना इस वक्त नहायत मुश्किल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें बज़ाहिर उम्मीद की एक किरण दिखाई देती हैं, मगर सवाल यह है कि क्या ये किरण अंधेरे को चीरने के लिए काफ़ी है? इस्लामाबाद की बात करें तो मुज़ाकरात का तातुल इस बात की अलामत है कि मसला सिर्फ मेज़ पर बैठने का नहीं बल्कि शराइत, एतमाद और ताकत के तवाज़ुन का है। एक तरफ अमरीका है जो जंग बंदी में तौसी को अपनी सिफारती कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहता है, और दूसरी तरफ ईरान जो ये वाज़े कर चुका है कि हारने वाला शराइत तय नहीं करता। ये जुमला महज रद्द अमल नहीं बल्कि एक मुकम्मल हिकमत अमली की अक्कासी करता है। आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी इस बहरान का सबसे खतरनाक पहलू है। ये सिर्फ दो जहाज़ों या चंद गोलियों की कहानी नहीं बल्कि आलमी मईशत की शरक पर हाथ रखने के मुतरादिफ है। अमरीका की जानिब से मुमकिना तौर पर जो ब्लॉकेट है उसे ख़त्म करने की आमादगी एक दिलचस्प मोड़ है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या ये पिसपाई एक नई चाल तो नहीं? पाकिस्तान का किरदार यहाँ नहायत नाजुक है। एक तरफ वो खिते में इस्तेहकाम चाहता है, दूसरी तरफ इसे आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन भी बरकरार रखना है। सालिसी की ये कोशिशें अगर कामयाब होती हैं तो पाकिस्तान न सिर्फ एक मरतबा फिर अहम सिफारती कुव्वत के तौर पर उभरेगा बल्कि खिते में अमन की नई राह भी हमवार हो सकती है। आखिर में सवाल यही है कि मशरिक़ वुस्ता का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा? क्या यह खिता एक बार फिर जंग की आग में झुलसेगा या सिफारतकारी कोई मोज़ा दिखाएगी? लम्हा बलम्हा डिफरेंट अपडेट्स भी आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दौर जुमे को हो सकता है। इस तरह के बहुत से बयानात उनकी तरफ से आते रहते हैं जिससे डिस्कशन जो है वो हमारी आगे बढ़ती है। आज की डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। एक्स एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब डिफेंस एनालिस्ट आज के डिस्कशन का हिस्सा हैं, और आईआर एक्सपर्ट इरफान फानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले अली सरवर नकवी साहब से आगाज़ करना चाहूँगी। नकवी साहब, सबसे पहले तो हमने देखा कि ट्रंप की जानिब से जो सीज़ फायर में एक्सटेंशन दी गई, और उसके बाद अभी जो उन्होंने एक ऐलान किया है, न्यूयॉर्क पोस्ट को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जुमे को हो सकता है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो जाए, और इसके साथ साथ 36 से 72 घंटों को उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया मुज़ाकरात के हवाले से। सर, इस ऐलान को फिर सीज़ फायर को एक्सटेंड करने का जो फैसला था डोनाल्ड ट्रंप का, आप इसे क्या डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी देखते हैं? आप इसको अमेरिका की पसपाई कह लें, क्या समझते हैं आप? क्योंकि ईरान की तरफ से अभी तक खामोशी का इजहार किया जा रहा है, उन्हें ट्रस्ट नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पर, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानात पर। इवन वो ये कह रहा है कि हमें सीज़ फायर एक्सटेंड करने पर भी कोई ना इंटरेस्ट है और ना ही हम ट्रस्ट करते हैं। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ये मैंने तो कई रोज पहले कहा था कि इस वक्त अभी यही होगा कि जो जंगबंदी है उसमें तोसी हो जाएगी, डेडलाइन एक्सटेंड हो जाएगी, और वही हुआ है। क्योंकि ये पाकिस्तान ने जो सिफारती कोशिशें की हैं उसमें दो अहम बातें थी। एक कि जंगबंदी हो जाए, जो कि 7 अप्रैल को जब बम चल रहे थे और मिसाइल्स चल रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान सारी दुनिया वो परेशान थी कि ये कैसे रुकेगा सारा कुछ। पाकिस्तान की कोशिशों से, पाकिस्तान के ही कोशिशों से ये जंगबंदी तय पाई 2 घंटे पहले, डेडलाइन के 2 घंटे पहले। और अब फिर डेडलाइन थी कल, तो उसमें भी तौसी जंगबंदी की हुई है। मुज़ाकरात का मरहला है वो सामने, तो इसमें मेरा ख्याल है वक्त लगेगा। ये बहुत मुश्किल मरहला है, ये सबसे मुश्किल मरहला है अब तक जो हुआ है। एक तो सीज़ फायर, दूसरे डायरेक्ट टॉक्स, बराह रास्त दोनों वफूद मिले इस्लामाबाद में, और अब फिर गालिबन इस्लामाबाद में मिलेंगे, लेकिन अब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा। अब ईरान जो कहता है कि उनको अमेरिका को ब्लॉकेड ख़त्म करना है, जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा रखी है कि कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा, वो उसको वो ख़त्म करें, और उसके बाद वो बाकी मसाइल जो ईरान जिन चीज़ों को अहमियत देता है कि उसके सैंक्शंस उठाए जाएं,
उसको रिपेरेशंस मिले जो उसने आज तक जो नुकसान उठाया हुए वो, और उसको ये थर्ड पॉइंट ये है कि उसको ये एश्योरेंस मिले जी। कि आइंदा अटैक नहीं होगा। ये ईरान का मौक़िफ़ है। हम्म। अमेरिका का मौक़िफ़ भी सबको पता है कि अमेरिका चाहता है ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। अमेरिका चाहता है कि अपना हुर्मुज़ का ओपन फ्री मूवमेंट हो, आमद-ओ-रफ़्त बिल्कुल पूरी तरह खुल जाए। जी। और वो ये भी चाहता है कि ईरान वो बाकी जो मिलिट्री प्रो इंस्टॉलेशंस हैं जैसे बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह वो भी ख़त्म करे। बिल्कुल सही। तो ये जो पोजीशन है दोनों की, इन पे अब गुफ्तगू होगी, और गुफ्तगू में इसका पाकिस्तान एक रोल अदा करेगा, क्योंकि पिछली बार भी जब 20 या 21 घंटे की गुफ्तगू हुई थी जी। तो उसमें पाकिस्तान, आखिर में पाकिस्तान भी आ गया था और शरीक हुआ था जी। उस मुज़ाकरात के मामले में। तो फिर वो हम वही करेंगे और हम हाजिर रहेंगे। तो हम बिल्कुल सही है। अगर सिफारतकारी की बात की जाए तो पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी का ही ये नतीजा है, और बैकडोर जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उसी के नताइज हमें नज़र आ रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब, आपकी टेक इस पे जानना चाहूँगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज़ फायर में एक्सटेंशन दी गई, पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की और सीज़ फायर हमने देखा कि हुआ ईरान और अमेरिका के दरमियान। दूसरी बार भी वाज़े तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ये पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त की गई है, पाकिस्तान ने भरपूर जो सिफारतकारी की है उसके नतीजे में ये सीज़ फायर हुआ है। और सर, अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हो सकता है कि जुमे को मुज़ाकरात हो जाएँ और जो अगले आने वाले कुछ घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैसे देखते हैं सर आप पाकिस्तान का किरदार और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ये जो बयानात हैं और उनका जो फैसला है सीज़ फायर में एक्सटेंशन का? देखिए जी, सबसे पहले तो पूरी दुनिया ऑलरेडी मोतरफ़ है कि मेरा ख्याल है कि दुनिया को जितना पाकिस्तान का शुक्रिया दुनिया अदा कर सकती है करना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस तरीके से अप फ्रंट बात करे और अपनी बात मनवाए। बिल्कुल सही। कल रात को जब सीज़ फायर खत्म होने में चंद घंटे रह गए थे तो हर वक्त हर तरफ जो है एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी। कोई किसी को पता नहीं था कि 5 बजे सुबह ये सीज़ फायर का टाइम खत्म हो जाना है, उसके बाद फिर वही बम्बिंग और वही तो कत्ल गारत, वही तबाही। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी आ रहे थे वो भी इसी तरीके से, तो लोग बड़ी परेशानी में थे। खास तौर पर इकोनॉमिकली दुनिया को बहुत इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया कि भाई ये सीज़ फायर को तो कम से कम एक्सटेंड करो। तो फिर वही बात, पाकिस्तान सबके रेस्क्यू पे आया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दोबारा उनसे बात की, उनसे कहा ऑन द बिहाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि कम से कम सीज फायर को एक्सटेंड करें। उन्होंने माना और उन्होंने एक्नॉलेज किया। बल्कि मैं तो कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में एक ही चीज कंसिस्टेंट है या एक ही चीज ऐसी है जिसका तसलसल है, और वो है पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ। बाकी तो सुबह उनका बयान कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है। और जब ये सीज फायर हुई दुनिया ने सुख का सांस लिया। और अच्छी बात यह है कि सीज फायर को दोबारा किसी टाइम फ्रेम के साथ लिमिट नहीं किया गया। इससे कम से कम ये यकीन हो गया कि कम से कम अभी ये सीज फायर चलेगी, मुज़ाकरात होंगे। तो पहली बात तो ये है कि सीज फायर एक्सटेंड होने से दुनिया ने सुख का सांस लिया। पाकिस्तान सफारतकारी एट इट्स पीक, ये सफारतकारी से बढ़ के भी कुछ आगे चीज है जी। सफारतकारी ये सब कुछ नहीं होती। सफारतकारी के अपने तरीकाकार है, ज़ाहिर है जो होते हैं डिप्लोमेट्स मुझसे बेहतर जानते हैं। ये सफारतकारी से दिस इज समथिंग अबव एवरीथिंग, अनप्रेसिडेंटेड है जो पाकिस्तान कर रहा है। कभी हमने हिस्ट्री की बुक्स में नहीं सुना और कभी देखा भी नहीं है। अभी नो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं वो एट टाइम्स बहुत आई वुड से अनफॉर्चुनेट है कि वो दिन में 6-6, 7-8 ट्वीट्स करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब आप इतना ज्यादा बोलेंगे तो उससे मसाइल पैदा होंगे, उससे स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, उससे ऑयल की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहना शुरू कर रहे हैं कि वो इससे कारोबार करते हैं, जो कि डेफिनेटली, क्योंकि उनके बयानात में कोई किसी किस्म का रब्त, कोई किसी किस्म की कंटिन्यूटी एट टाइम रैशनल भी नहीं होता। अभी किस बात
पे बंदा यकीन करे, उनकी बात पर, किस बात पे यकीन ना करे। पहले उन्होंने यही कहा था ना कि संडे को मुज़ाकरात हो जाएंगे, जी। फिर वो कह रहे थे मंडे ट्यूसडे को हो जाएंगे, अभी वो कह रहे हैं फ्राइडे को हो जाएंगे। बहरहाल हम चूंकि बीच में मिसालित कुनिंदा है, हम मीडिएटर है, हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम अपनी अच्छा कोशिश कर ब्रिगेडियर रहे साहब, हैं। बॉल हमें तो किसकी उम्मीद कोर्ट में है? मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी, अमेरिका या ईरान की, लेकिन डॉक्टर इरफान फानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू उन्हें भी कर लेते हैं। डॉक्टर इरफान फानी साहब, आप इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में किस तरह से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीज फायर में एक्सटेंशन का ऐलान किया गया, अमेरिका की तरफ से जो एक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो हमें ऐलानात नज़र आ रहे हैं, ये क्या सिग्नल्स दे रहे हैं? देखिए, जो जंग बंदी की तोसी जो है ना, वो ये जाहिर करती है कि अफ्रीकैन जो है ना, वो जंग की बजाय मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है। और दोनों अफ्रीकैन जो हैं वो अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर करने के लिए एक जो वक्त है ना, उसको बाय कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक जो विंडो है ना, वो ओपन है। तो मुआहदा करना है या नहीं करना, ये अफ्रीकैन का इंतखाब नहीं है, बल्कि ये इनकी मजबूरी है कि अल्टीमेटली दोनों ममालिक, अमेरिका उसके अपने मसाइल हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर, जो इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर, और अल्टीमेटली रिपब्लिकन के अंदर जो डिवीजन, मेगा कैंपेन की जो डिवीजन, और दूसरी तरफ जब आप ईरान की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 लाख से ज्यादा सिविलियन यूनिट्स की तबाही हो चुकी है। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनकी कोशिश ये है कि जो IRGC और उनकी जो पॉलिटिकल क़यादत है ईरान के अंदर, उनके अंदर एक जो रिफ्ट है ना, उसको पैदा किया जाए। क्योंकि जो भी मगरबी मीडिया के कंटेंट का आप तज्जिया करते हैं ना, जो आज सारा दिन मैंने देखा है, तो वो एक चीज बड़ी कॉमन वहाँ पे है कि IRGC बेसिकली वो चीज है जो, या वो लोग हैं जो कि एक टेबल टॉक के ऊपर या मुज़ाकरात के ऊपर ईरान को नहीं आने दे रहे। अब ना 2-3 तरह की चीजें इसके अंदर मुझे नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि एक शैडो वॉर की तरह सिचुएशन अब जारी रहेगी, मतलब एक्शन रिएक्शन साइकिल चलता रहेगा। कभी ईरान कहेगा कि हमारे वेसल्स के ऊपर अटैक्स हो गए हैं, और कभी जो अमेरिका की तरफ से कुछ इस तरह के जो बयानात हैं वो आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक ना फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सिचुएशन बदल जाएगी। जैसे कि आप कह लें कि 1951 के अंदर 1951 में जब कोरियन वॉर हुई थी ना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, तो उनके दरमियान में जंगबंदी के लिए ना एक पूरा उन्होंने एक सीज फायर के अंदर तोसी होती 2 साल तक जो है वो तोसी का अमल जारी रहा, और अल्टीमेटली आप फिर देखते हैं कि वो जाकर एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और आज भी उनके दरमियान कोई पुरअमन मुआहदा आपको नजर नहीं आता है। इसी तरह से 1973 के अंदर इजिप्ट और इजराइल के दरमियान जब ये यौम कपूर जंग हुई थी, तो उसके बाद बार बार जंग बंदी के अंदर जो है वो तोसी होती रही। अमेरिका जो है बिल्कुल इसी तरह से शटल डिप्लोमेसी कर रहा था उस वक्त, जैसे आज फील्ड मार्शल साहब और हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है, अब वो आपको शटल डिप्लोमेसी करते हुए नजर आते हैं, कभी तेहरान में, कभी सऊदी अरेबिया, कभी कतर, कभी तुर्की के अंदर। तो हम देखते हैं कि 1978 के अंदर फिर कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, मतलब 5 साल के बाद। तो ये भी जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका का और ईरान का, ये मुझे बिल्कुल उसी तरह से एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बदलता हुआ नजर आ रहा है कि जो कि एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होगा, और अमेरिका जो है वो इसी तरीके से अपने ब्लॉकेड को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा, और ईरान जो है वो अल्टीमेटली मैं एक अमूमन ब्रिंकमैनशिप, एक हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जिसके अंदर 2 गाड़ियां आमने सामने 100 की रफ्तार से आ रही होती हैं, और लोग ये समझ रहे होते हैं दोनों टकरा जाएंगी, लेकिन जो दोनों ड्राइवर हैं वो ये देखते हैं कि कौन पहले हु विल ब्लिंक फर्स्ट, और कौन अपने रास्ते को पहले तब्दील करेगा। तो हम देखते हैं कि रात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट, ठीक है, आपको लग रहा है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान यही कुछ चल रहा है। नकवी साहब, सीज फायर की अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले भी सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सीज का तो मतलब होता है कि टू सीज एनी मिलिट्री ऑपरेशंस और एनी मिलिट्री एक्शन, लेकिन फिर अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ब्लॉकेट लगाया, फिर ईरान के जो जहाज़ थे उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, तो आपको नहीं लगता कि सीज़ फायर की तो खिलाफ वर्जी अमेरिका की तरफ से कर दी गई? अब जब सीज़ फायर में एक्सटेंशन दी गई है तो सर कैसे यकीन कर लिया जाए कि खिलाफ वर्जी दोबारा नहीं होगी? और दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें, ईरान की तरफ से जो इस वक्त खामोशी इख्तियार की गई है, आपको लगता है कि ये खामोशी भी कोई डिप्लोमेटिक वे है ईरान की तरफ से? या देखिए, सीज फायर आप सही कह रही हैं कि वो बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉपिंग ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज होनी चाहिए जी, लेकिन
सीज फायर में दो बातें जो हुई हैं जो ईरान ने नहीं कबूल की हैं। जी। एक तो वो आबनाए हुर्मुज का ब्लॉकेड, उसका वो वहां पे जहाजों के आने जाने की आमोदरफ्त बिल्कुल बंद है। और दूसरे ये कि ये जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं वो भी कुछ हद तक चलती रही हैं जी। बाज़ मौक़ों पे। तो ये चीज़ रुकनी चाहिए। लेकिन अब देखिए ना, इस वक्त सोचें कि अगर तो जंग दोबारा शुरू हो जाती। जी ठीक है, बाबर अलाउद्दीन साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूँगी कि सीज़ फायर का तो मतलब होता है कि तमाम मिलिट्री एक्शन से आप सीज़ कर लें, आप कंट्रोल कर लें और कोई भी मिलिट्री एक्शन ना हो। लेकिन अमेरिका की तरफ से, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी बयान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हर रोज़ जब सुबह होती है तो उनकी तरफ से मुख्तलिफ बयानात आते हैं और पूरा दिन फिर उन्हीं खबरों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सर, अगर ये जो नेवल ब्लॉकेट है इसका एंड हो जाए और अमेरिका की तरफ से ऐलान हो जाए कि ब्लॉकेट को वो ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या ज़्यादा बेहतरी नहीं हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि जो बात ये कर रहे हैं उसमें कन्विक्शन है और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स? होना तो ऐसे ही चाहिए। नेवल ब्लॉकेट तो एक्ट ऑफ वॉर है जी। लेकिन हम देखते चले आ रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे वो मिलिट्री कोअर्शन हो या डिप्लोमेटिक कोअर्शन हो, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। नेवल ब्लॉकेट बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर है। अब किसी मुल्क के जहाजों को उसकी बंदरगाह तक आने भी नहीं दे रहे और जाने भी नहीं दे रहे, और इसी से बदइतमादी पैदा होती है। एक्चुअल तो ये नहीं होना चाहिए इन ट्रू सेंस ऑफ सीज फायर। बट बात वही है, इस तरह के तनाज़ात में कभी भी आप अल्टीमेटली या फॉर द टाइम बीइंग वो चीजें अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि बात बदइतमादी की है, बड़ा लंबा पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ करते हैं फिर कदम पीछे हट जाते हैं। इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के एक्शन से वो बेसिकली प्रेशराइज करना चाहते हैं ईरान को कि ईरान उनकी टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट कर ले। ईरानियंस को भी इस चीज का पता है कि अगर अमेरिका के टर्म्स पे एग्रीमेंट किया तो इट मींस कि आपने तो अपनी डिफीट कबूल कर ली ना जी, वो भी तो नहीं होने वाला। तो जब भी मुज़ाकरात होंगे या होने या पहले हुए थे, उनमें ये एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना पड़ता है जहां पर दोनों फ्रीक खुल के बातचीत करें और पता लगे कि वाकई मसले का हल करना चाहते हैं। अभी दोनों फ्रीक चाहते तो हैं कि मसले का हल हो, तभी तो मुज़ाकरात पे एग्री हुए हैं, तभी सीज फायर एक्सटेंड भी हो रही है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट पे एग्री भी कर लिया है। ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको जिंदगी मौत का मसला बेसिकली अमेरिका ने बनाया हुआ है, ईरान ने नहीं बनाया हुआ। देखिए ईरान तो वही कह रहे हैं ना, इंटरनेशनल कवानीन कहते हैं कि एक मुल्क 30% या 30.6% तक एनरिच यूरेनियम रख सकता है IAEA के अम्ब्रेला के अंडर। तो भाई ईरान के लिए कानून डिफरेंट क्यों है? ईरान तो ये कहता है। फिर दूसरा, अगर अपने मुल्क के दफा के लिए कोई मिसाइल बनाना चाहता है, जब पूरी दुनिया बना रही है तो ईरान को क्यों रोकते हैं? ये प्रॉब्लम यहाँ पर आके होती है। ईरानियन का ये बात यहाँ पर ठीक है, इस पे कम से कम जब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक देर पा सीज फायर या देर पा मुआहदा होना मुश्किल होता है। बट आई एम स्टिल होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक बंदे को रहना चाहिए कि ये चीजें उसमें काफी हद तक इसमें ऑप्शन मौजूद है। उन ऑप्शन के अंदर है कि काम करेंगे तो मसला हल होगा। अमेरिका की भी सारी बात नहीं मानी जा सकती और कुछ इश्यूज के ऊपर ईरान की भी सारी नहीं मानी जा सकती। दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। बट फॉर द टाइम बीइंग, आपने कहा था बॉल किसके कोर्ट में है, मैं कहूंगा इस वक्त बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। वो आपने हुर्मुज का नेवल ब्लॉकेट खत्म करें ताकि ईरानियंस का जो कंसर्न है वो खत्म हो। उसके बाद अगर ईरानियंस फिर भी कोई लीलो लाद से काम लेते हैं तो फिर डेफिनेटली उनको मोर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं। फिलहाल अमेरिका को थोड़ी मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए। यही सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। बॉल अमेरिका के कोर्ट में है, आप भी यही समझते हैं? और अगर नेवल ब्लॉकेट अमेरिका की तरफ से हटा दिया जाता है तो ईरान क्या अग्री हो जाएगा मुज़ाकरात के लिए? और नेवल ब्लॉकेट को ना हटाना, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये एक स्ट्रेटजी है? अमेरिका इस वक्त गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी के तहत काम कर रहा है? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जब ये सदर ट्रंप का ये ऐलान के जुमे से फिर से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, ये बहुत मानीखेज है। इसका मतलब है कि ट्रंप बहुत मुमकिन है कि ब्लॉकेट को ख़त्म कर दे और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कराए। क्योंकि देखिए, अंदरून मुल्क ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है, वहाँ पे बहुत उसके ऊपर दबाव है। 3 चीज़ें अमेरिका में बहुत अहम है। एक के गैस प्राइसेस एट द गैस स्टेशन, पेट्रोल की कीमत पेट्रोल पंप पे क्या है, अमेरिकन उससे मुतासिर होता है। $4 ए गैलन अब जो पेट्रोल हो गया है
वो अमेरिका में आज तक नहीं हुआ था। जी। अच्छा, दूसरे स्टॉक एक्सचेंज, उसका वो अगर नीचे गिर रहा है, वो बहुत परेशान कुन बात होती है अमेरिकी इक्तिसादी सूरत हाल में। तीसरे, अप्रूवल रेटिंग क्या है प्रेसिडेंट की, वो भी गिर रही है। तो उसके अलावा इख्तलाफ बहुत है। रिपब्लिकन सेनेटर्स भी उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, कांग्रेसमैन उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, और हर हफ्ते मुजाहरे हो रहे हैं। तो सदर ट्रंप के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है कि जंग को रोका जाए और कोई हल निकाला जाए। तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी यही उम्मीद है कि जल्द मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि जल्द मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरवर नकवी साहब, एक्स एम्बेसडर, मौजूद हैं। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब ने एक रिफ्ट की बात की है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये भी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान की तरफ से जो खामोशी इख्तियार की जा रही है, उसकी वजह यह है कि ईरान के अंदर जो क़यादत है वो अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार नज़र आ रही है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, अपने पैनल से जानेंगे। ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से लम्हा बलम्हा मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, उनके एक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से खामोशी इख्तियार की जा रही है, और ये अमरीकी इंतज़ामिया के लिए एक मुश्किल खड़ी कर रही है, क्योंकि अमरीका की तरफ से, अमरीकी मुशीरों की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो खामोशी है उसकी एक वजह ये है कि इनकी जो क़यादत है उसके अंदर कुछ अंदरूनी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं और कुछ नुकात है जिन पर अभी तक फैसला नहीं हो रहा। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब, ये जो नैरेटिव घड़ने की कोशिश की जा रही है अमरीका की तरफ से, इसमें कितनी सदाकत है, और आप क्या समझते हैं कि ईरान की ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है? ईरान ये कह रहा है कि झुकने वाला जो है और हारने वाला जो है वो शराइत तय नहीं करता। दूसरी तरफ अमेरिका है जो मुज़ाकरात करना चाहता है और कह रहा है कि डील तब होगी जब ईरान जो है वो शराइत मान लेगा। देखें, ये जो जितनी भी डाइवर्सिटी होती है ना ओपिनियन के अंदर, ये अल्टीमेटली एक खूबसूरती होती है कि अल्टीमेटली आप एक अच्छे कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं। अच्छा। IRGC की जब आप बात करते हैं तो वो जरा हार्ड लाइनर आपको नजर आते हैं, क्योंकि आपने जो पहली लेयर थी उनकी लीडरशिप की, वो आपने पहले ही दिन तबाह कर दी थी। तमाम लीडरशिप जो थी वो डिकैपिटेट हो गई थी। तो उसके बाद इस वक्त जो यंग लॉट आपको IRGC के अंदर नजर आती है वो बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर है इस चीज को लेकर, क्योंकि 44 साल की राइवलरीज है, और वो देखते हैं कि अमेरिका ने कब कब उनके ऊपर कैसे उन्होंने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से विथड्रॉ किया, किस तरीके से जून 2025 के अंदर टेबल टॉक के ऊपर उन्होंने बमबारी की, किस तरीके से ओमान के अंदर होने वाली जो टेबल टॉक्स थी उनके अंदर उन्होंने बमबारी की। तो उनके ऊपर वो एतमाद कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जितना भी आपका अमेरिकन मीडिया भी देखते हैं तो एक चीज जिसके ऊपर सारा मीडिया, अखबारात और उनका मेन स्ट्रीम मीडिया कंसेंसस है कि सबसे बड़ा मसला है ट्रस्ट का, कि ईरान को एक गारंटी चाहिए, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम जो पहला राउंड इस्लामाबाद था 11 अप्रैल को, और जब ड्रामाई तौर पर यहां से चले गए थे जेडी वैंस साहब, तो उसके बाद जो ईरानी वफद था उसको वापस ईरान में जाने के लिए अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल ऐसा लिखा गया जो ये कह रहा था कि तमाम निगोशिएटर को मर्डर कर दिया जाए। तो इस तरह से वो फिर एक सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर उतरते हैं, तमाम उनका वफद जो ईरान का था, और वहां से ट्रेन पकड़कर वो ईरान में जाते हैं। जब इस तरह का एक हॉकिश तर्ज का एक जो मुल्क है अमेरिका, उसके साथ जब आप डील कर रहे होंगे तो अब इस ट्रस्ट के अंदर जो स्पेस या डिस्टेंस पैदा हो चुका है, अब ये अमेरिका के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो इसको किस तरीके से ट्रस्ट को ऐसे जो कॉन्फिडेंस जो मेकिंग मेजर्स जो हैं वो ऐसे ले, इस तरीके की गुडविल जेस्चर शो करे। जैसे जंग बंद करने से पहले जैसे ये ट्वीट आया था तो आपने देखा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया ईरान ने, और कितना अच्छा होता कि इसको एक गुडविल जेस्चर लेते हुए अमेरिका भी जो है वो ब्लॉकेड को खत्म कर देता। अगर ब्लॉकेड खत्म हो जाता तो आज आप देखते कि इस्लामाबाद के अंदर दोनों फ्री कैन टेबल पे बैठे होते। तो प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने इस वक्त जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, स्टीव विटकॉफ रियल एस्टेट बिजनेसमैन, ये जो अभी हमारे जो कुशनर हैं उनके ऊपर अब जो सेनेटर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है वो कांग्रेस के अंदर लॉन्च कर दिया कि वो किस तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिडिल ईस्टर्न कंट्री से लेकर वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त एक तरफ सारी बिजनेस कम्युनिटी है और दूसरी तरफ आपको इंतहाई संजीदा, मिच्योर और मतानत रखने वाले जो डिप्लोमेट्स हैं ईरान के वो नजर आते हैं। तो बुनियादी तौर पर
ये जो आपने रिफ्ट की बात की है, ये अल्टीमेटली अगरचे इसमें हकीकत तो है, लेकिन ये इतना बड़ा रिफ्ट नहीं है कि जिसको आप ब्रिज अपना कर सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो उससे पहले कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं। उससे पहले कुछ हम देखते हैं कि माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, फ्रेंडली माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं। जब पहला राउंड हुआ था, उसके इख्तिताम के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से संजीदगी है। ईरान ने फौरी तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसे खोलने का ऐलान किया, लेकिन अमेरिका ने जो बीच में ब्लॉकेट लगा दिया। आपको लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट यहीं से आई और यहीं से ईरान का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ? अगर अमेरिका चाहता है कि मुज़ाकरात हों और जिस तरह से जुमे का ऐलान किया है, तो उससे पहले क्या ऐसे मेजर्स हैं, क्या ऐसे एक्शंस हैं जो अमेरिका की तरफ से नज़र आने चाहिए ईरान को? इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कोई तनाज़ा होता है उसको हल करने के लिए, या खास तौर पे जंग के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है, जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे तो दोनों फ्रीक एक अच्छे इन्वायरमेंट में बात कर सकेंगे। इन दोनों के दरमियान पहले ही ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कोई ले भी ले तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन पहला राउंड ऑफ टॉक जो था वो एक अच्छी शुरुआत थी, उसमें कॉन्फ्रेंस ट्रस्ट कुछ बिल्ट हुआ। तो 22 घंटे की बातचीत हुई आमने सामने बैठ के, जो कभी किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते थे। बट उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम शुरू वहीं से हुई है। दो प्रॉब्लम है ना बेसिकली। एक डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, जिसमें एक तरफ वो धमकी दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे होते हैं मुआहदा हो जाएगा, डील ऑफ द सेंचुरी होगा, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो एक तो उनके बयानात जो है वो जलती पे आग का काम करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं ईरानियंस को, उनकी पब्लिक को और उनकी लीडरशिप को। दूसरी तरफ ये जो आपने हुर्मस की बात की है, पहले ईरान ने भी कुछ 2 दिन लिए, 2 से 3 दिन उसको खोलने में। फिर ईरान की तरफ से भी कुछ 1-2 वेसल्स के ऊपर रिपोर्टेडली फायर भी किया गया। बट उसके बाद जब वो खोल दी गई तो अमेरिकन ने जो ये नेवल ब्लॉकेट बेसिकली तो उन्होंने लगाया है ईरानियंस की पोर्ट के ऊपर। ईरान के शिप्स वहां पर आ जा नहीं सकते, बाकी दुनिया के लिए तो अपने हुर्मस में से जहाज गुजर रहे हैं। अभी ईरान की तरफ से जब आप ये करेंगे तो वो तो एक्ट ऑफ वॉर खोला। इसी से प्रॉब्लम आपने पूछा ना, प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई? प्रॉब्लम बेसिकली यहीं से क्रिएट हुई है। बट मैं ये कहता हूँ कि जब आपने इतना सफर तय कर लिया है और अभी ब्लॉकेट के माहौल में अब चल रहे हैं, तो मुज़ाकरात में बाहर आना चाहिए। ये बात वहां पर बैठ के करें, क्योंकि वहां पर बैठेंगे तो हम बात करेंगे ना। तो मुज़ाकरात का मतलब कतई नहीं है कि ईरान को मजबूर कर रहा है कि आप अमेरिका की बात मान लें। अगर आपको नहीं उनकी बात माननी या आपको सूट नहीं करती, आप दोबारा कह सकते हैं जी हमें सूट नहीं करती, लेट्स सिट एंड वेट फॉर अनदर पीस ऑफ टॉक। तो उसमें होता यह है कि ईरान के अंदर डेफिनेटली आ गया, बात कर रहे थे, वहां पर लीडरशिप का गैप तो है। ये नुमाया आज हुआ है, ये आज से नहीं है। ये बीच में ईरान में आपको पता है कुछ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ब्रिगेडियर साहब। यानी जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि आप बैठें और बिल्कुल फाइनल चीज़ें कर लें, बट एटलीस्ट बोथ द पार्टीज नीड टू सिट टुगेदर और फिर आपस में जो भी मामलात हैं उन्हें आगे तो बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अमेरिका की अगर हम करें तो इस वक्त वहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर चुका है और जो सदर का जो एक अप्रूवल रेटिंग है उसमें भी अच्छी खासी कमी हुई है। और दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो जिस तरह से अमेरिका कहता है कि 20-30 साल पीछे धकेल दिया है ईरान को और ईरान को दोबारा खड़ा होने के लिए बहुत वक्त लगेगा। तो ये जंग किसी के भी मफाद में नहीं है। मसला ये है कि ये दोनों पार्टीज आपस में बैठें, जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। लेकिन अब क्या ये मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए अग्री होंगे या नहीं, इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर इरफान फानी साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमेरिका जंग पहले ऐसा लग रहा था कि यूरेनियम अफजूदगी और एटमी ताकत के हसूल के हवाले से हो रही थी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ द न्यू थिंग इन दिस वॉर और अब सारे जो मामलात हैं उसी पर तय किए जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि अमेरिका ताकत दिखा के मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है। क्या आप समझते हैं कि आबनाए हॉर्मुज़ के ब्लॉकेट के होते हुए ईरान मुज़ाकरात के लिए मान जाएगा? अगर नहीं तो अमेरिका को क्या करना होगा इसके लिए? देखिए जी, सीधी बात है, असूलन तो अमेरिका को आपने हुर्मस का ब्लॉकेट जब तक ये मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियसली और स्ट्रेट वे एक्ट ऑफ वॉर है। जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं आपको खुले दिल से जाना चाहिए, आपको सिंसेरिटी से जाना चाहिए। अदरवाइज पे मुज़ाकरात आप कर क्यों रहे हैं? तो अमेरिका को एक्चुअली तो ये खोलना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई इसकी हमायत नहीं कर सकता
यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। और जब आपने पहले नहीं लगाया था, अब क्या लगाया, जब खास तौर पर ईरान ने जब खत्म कर दिया वहां पर अपना वो बंदिश किसी किस्म की जहाजों की नहीं है, तो अमेरिका को लगाने की जरूरत नहीं, ईरान को इंटेग्राइज करने वाली बात है, इससे मजीद डिस्ट्रेस पैदा होता है। बाकी आपकी बात के इसके होते हुए ईरान जाएगा मुज़ाकरात पर, नहीं, कोशिश तो हमारी अभी भी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को, हमारे आर्मी चीफ ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दफा ये बात बताई है कि आपने हुर्मुज़ का ब्लॉकेट खोलें, उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ताकि ये मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे। साथ ही साथ ईरान को भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कंडीशन अभी ना रखें, आप मुज़ाकरात में आए जरूर, यहाँ पर आके बात करें। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, बात मानी जाती है, दोनों साइड से डूएबल एग्रीमेंट पर राजी हो जाते हैं, फिर तो चीजें वैसे ही ठीक हो जाएंगी। तो दोनों स्ट्रेटजीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेट्स सी देखें क्या होता है। बट असूलन अगर आप मुझसे पूछे तो आपने हुर्मुज़ का ब्लॉकेट खत्म होना चाहिए, उसकी वैसे भी जरूरत नहीं है, और ये मिसट्रस्ट को मजीद बढ़ा रहा है, कशीदगी को बढ़ा रहा है। बट एट द सेम टाइम ईरान से भी मैं तवक्को रखता हूं कि जितना पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है और उनके मुल्क में जाके 3 दिन हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, उन लोगों से मिले हैं जो सूरज की रोशनी नहीं देख सकते। आपको पता है क्यों? तो इसलिए उनको पाकिस्तान की बात का मान रखना चाहिए। हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि मुज़ाकरात आए, बाकी हम उनको कोई जोर आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर इरफान फानी साहब, क्या दोनों पार्टीज को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए? एक तरफ अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का ब्लॉकेट खत्म करना चाहिए, तो क्या ईरान को भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए? यानी सवाल वही जो आप पहले भी मिसाल दे रहे थे कि आंख पहले कौन झपकेगा, ईरान या अमेरिका? देखिए, बिल्कुल सफारतकारी की डेफिनेशन ये है कि सफारतकारी जो है वो कभी भी धमकियों के साये में नहीं होती है कि एक तरफ मैं डोमिनेट भी करने की कोशिश करूं, धमकियां भी दूं और साथ में ये कहूं कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे भी आ जाओ। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की ना एक बड़ी मारूफ किताब थी जो उसने को ऑथरशिप के अंदर लिखी थी, द आर्ट ऑफ निगोशिएशन। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो खुद अपनी किताब को जरूर पढ़ ले, क्योंकि ये बड़ी मजे की किताब है और जिसके अंदर ये बताया गया है कि आप निगोशिएट जब करते हैं तो किस तरीके से आपने दूसरे फरीक की जो मफादात हैं उनको भी अपने मलहूज़े खातिर रखना है। तो इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल ऐसे बनी हुई है कि जैसे आप एक कारपेट लेने जाते हैं ना, तो जब कालीन बेचने वाले को ये समझ आ जाती है कि ये जरूर खरीदेगा, तो वो फिर डील के ऊपर आपसे अच्छे खासे पैसे आपको उससे वो ले लेता है। तो इस वक्त दोनों जो फ्री कैन है ना, वो इस तरह का हिंट देना नहीं चाहते हैं एक दूसरे को कि कहीं दूसरा फ्रीक ये ना समझ ले कि मैं पसपाई इख्तियार कर रहा हूं तो दूसरा फ्रीक जब डोमिनेट हो जाएगा। लिहाजा दोनों फ्री कैन की कोशिश ये है कि वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर रहते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को अपनी बात। लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर दीजिएगा। पाकिस्तान की सिफारतकारी क्या कोई मुआवजा दिखाएगी, क्योंकि दोनों तरफ अभी रिजिड अप्रोच हमें नजर आ रही है? देखिए, जो भी दिन जंग के बगैर गुजर रहा है ना, वो मौजज़ा है, और जो भी दिन जंग के बगैर ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर अगर कोई मौत नहीं हो रही तो ये भी मौजज़ा है। तो पाकिस्तान की सफारतकारी की बदौलत ये सारा कुछ हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट राउंड के बाद बहुत सारे लोग मायूस हो चुके थे, लेकिन मैं तब भी कह रहा था कि ये बात खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ेगी। तो मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी के जो समरात हैं वो इंशाल्लाह हमें देखने को मिलेंगे, और मशरिक़ वस्ता में हम उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी आए ताकि पूरी दुनिया जो है उसमें स्टेबिलिटी आ सके। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने के पान।